नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 36 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न ज्योतिषीय उपाय से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में आ रहा है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। इसके बाद में जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अगले एपिसोड्स आते हैं, उन सभी एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है या आपके ज्ञान में कुछ अभिवृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये मनीष जी की आईडी से है, मनीष 158। सर, क्या हनुमान चालीसा हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकती है? हनुमान चालीसा आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, यदि आप नित्य नियमित रूप से उस हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएं तो। देखिए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि। जो कर्म आपने किए हुए हैं पूर्व जन्म में, प्रारब्ध जो आपका है, उन प्रारब्धों को एकमात्र उपाय होता है भोग लेना। करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद में, कई वर्ष बीत जाने के बाद में भी, कई युग बीत जाने के बाद, कई जन्म बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा किए गए कर्म का क्षय नहीं होता। अच्छे हों या बुरे, उनको भोगना ही होता है। जिस तरह से आप अपने अच्छे दिनों को स्वीकार करते हैं, जन्म कुंडली के राजयोगों को स्वीकार करते हैं, अच्छी चीजों को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आपको बुरी चीजों को भी स्वीकार करना होगा, दुर्योग को भी स्वीकार करना होगा। एक्सेप्टेंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, होता क्या है, ज्योतिष भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष एक विद्या है जो कि हमको भविष्य को प्रदर्शित करती है। अब एक ही समय पर बहुत से लोगों का जन्म होता है। अब सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है। बहुत जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन प्रारब्ध को बताती है, परंतु बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से नहीं। ज्योतिष जैसे एक संदूक है, संदूक भरा पड़ा है हीरे जवाहरात से, उस संदूक में मात्र आपको एक छेद करके दे दिया हुआ है। उससे आप देख सकते हैं, जितना उस होल की विजिबिलिटी होगी आप उतना ही देख पाएंगे, बहुत ज्यादा आइट साइड आप नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष भी है। आपको प्रकृति ने संदूक में एक होल करके दिया हुआ है, वहां से देखने के लिए संदूक की चाबी नहीं दे दी है कि आप उसको खोल करके पूरा जो है अंदर का वो देख पाए और उसकी जगह को चेंज कर सकें। अब रही बात आध्यात्म की, हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की आराधना करने की, तो जब आपकी जन्म कुंडली में कोई योग होता है, कोई दुर्योग होता है और कोई कष्ट आपको बहुत ज्यादा तरीके से पहुंचना होता है, या जब आपके बुरे वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो प्रकृति सबसे पहले आपको स्वयं से अलग करने का भरकस प्रयास करती है। यदि आप धार्मिक हैं, वैसे अगर आप धार्मिक होंगे तो बुरा वक्त आता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अगर आप धर्म कर्म कर रहे हैं, आप भले ही कितने धनवान हैं, लेकिन अगर आप धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं और अगर आप कितने गरीब स्थिति में भी हैं, परंतु आप धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका बहुत बड़ा पुण्य सहयोगी है। तो यदि आप को प्रकृति अपने से अलग नहीं कर रही है और आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, आप नित्य प्रतिदिन अगर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, नित्य अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, प्रकृति आपको कर लेने दे रही है, तो बिल्कुल अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये हनुमान चालीसा आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है। आपकी जन्म कुंडली में जो चीज प्रदर्शित हो रही है, जितनी समझ में आ रही है, जितनी बुरी समझ में आ रही है, और अगर आप उस स्थिति के होने के बावजूद आप उपाय हनुमान चालीसा का पाठ कर पा रहे हैं, तो जितनी भयंकरतम वो प्रदर्शित हो रही, उतना भयंकरतम आपके साथ में फिर नहीं होगा। कई बार आपने, मतलब मैं तो अक्सर देखता हूँ, कई बार लोग आकर के बताते हैं कि कुंडली को देखा, परेशानी देखी, उनको उपाय लिख करके दिए जाते हैं। लगभग मैं तो 80% लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि उसकी हर एक पंक्ति ही मंत्र के समतुल्य है। तो उससे काफी परेशानियों की दूर वो तो हो ही जाती है, काफी परेशानियों में कमी तो आ ही जाती है। लोग महीने 1.5 महीने के बाद में जब रिपीट आते हैं, तो वो उनका कहना रहता है नहीं हम उपाय तो नहीं कर पाए, समय नहीं मिला। देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि समय नहीं मिला, समय सबके पास में होता, करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति उनको अनुमति नहीं देती, क्योंकि ये कष्ट आपके मार्ग में है।
तो वो आपको पहले से प्रिकॉशंस नहीं लेने देती, क्योंकि वो बहुत मजबूत स्थिति में आपके साथ में है। अगर आप इस प्रिकॉशन को ले लेंगे तो वो कष्ट वो देगी कैसे, तो आप वो उपायों को कर नहीं पाते हैं। तो यदि आप उस उपाय को, हनुमान चालीसा के पाठ को नित्य कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें इतनी क्षमता है कि आपके डेस्टिनी को चेंज कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है कि आचार्य जी नमस्कार, शुक्र और शनि की युति 11 भाव वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो क्या फल होगा? मकर लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है। शुक्र शनि की युति को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ तो नहीं माना गया है, परंतु शनि लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठे हो, मकर लग्न की कुंडली में योग कारक शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं, ये लाभ की स्थिति को तो आपको क्रिएट करेंगे। जीवन काल में हर एक चीज विलंबित होगी, डिले होगी, और मानसिक अशांति की समस्या आपके साथ आजीवन बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद भी धन लाभ के योग आपकी जन्म कुंडली में है। तो परेशानी भी है लेकिन अच्छाई भी है कि धन लाभ आपके साथ में बना रहेगा। यदि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आने वाले समय में आपको भी डायबिटीज होने की संभावनाओं को ये युति प्रदर्शित कर रही है। एक और प्रश्न जो है वो इन्हीं का है कि आचार्य जी मकर लग्न की कुंडली है, गुरु ग्रह द्वितीय भाव में कुंभ राशि में 29 अंश के अपने नक्षत्र में बैठे हैं, चलित में बुध भी सेकंड भाव में दिख रहे हैं, भावपति शनि 11वें भाव में है, गुरु ग्रह की महादशा अप्रैल 2023 से शुरू है, यह महादशा कैसी रहेगी, कितने प्रतिशत अच्छी रहेगी? स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो आनी ही आनी है, क्योंकि 12वें और तीसरे का स्वामी होकर के धन भाव में बैठा हुआ है। अपने धन को सही जगह पर लगाइए, और अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी के नाम पर करके रखिए या किसी और के नाम पर करके रखिए। ये गुरु की महादशा आपके संचित धन का नाश करा सकती है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ज्योतिष ज्ञान नाम से आईडी है कि मीन लग्न में गुरु शुक्र और मंगल की युति 4th हाउस में कैसा है गुरुदेव? मीन लग्न की कुंडली के 4th भाव में मिथुन राशि आएगी, यहाँ गुरु जाकर के बैठे हुए हैं और शुक्र और मंगल की युति है। तो गुरु शुक्र और मंगल, देखिए गुरु और शुक्र की युति बहुत बढ़िया मानी गई है, और गुरु और मंगल की युति को भी बहुत अच्छा माना गया है, कल्प वृक्ष योग के नाम से जानी जाती है। शुक्र मंगल की युति में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए। शुक्र तो यहाँ पर दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, मंगल इस लग्न के योग कारक प्लैनेट है, ठीक है, परंतु शुक्र मंगल की युति क्या करती है ना कि आपके अंदर अपने लव्ड वंस के प्रति आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाना या बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देती है एक रिलेशनशिप में। जहाँ स्पेस की आवश्यकता होती है वहां से व्यक्ति स्पेस नहीं दे पाता है, चारित्रिक रूप से थोड़ा सा व्यक्ति को कमजोर जरूर बना देती है। डिग्री देखना होता है। चतुर्थ में गुरु बैठे हुए हैं तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस लग्न में आकारक है, अष्टमपति होकर चतुर्थ में बैठ करके उसके प्रभाव को कमजोर कर देते, परंतु लग्नेश वहां बैठ करके उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, और भाग्यपति भी 4th भाव में बैठे हैं, तो ये बढ़िया है, भूमि भवन और वाहन के सुख से आपको युक्त ही रखेगी। तो इस कॉम्बिनेशन को आप अच्छा मानिए, इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी है नहीं। अगला प्रश्न जो है वो कृष्ण लोध जी का है कि सर दशा ज्यादा रिजल्ट देती है या अंतरदशा? दोनों ही का अपना अपना रिजल्ट है। दशा को आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार है, और अंतरदशा जो है वो आपकी राज्य सरकार है। प्रत्यंतर दशा जो होती है वो आपके मोहल्ले की सरकार होती है, जिसका आपको तुरंत लाभ या जो नुकसान है वो देखने में मिल जाता है। दशा जो होती है वो मूलतः आपके जीवन को प्रदर्शित करती है। जैसे राहु की महादशा है, अब 18 साल की राहु की महादशा है, तो पूरे 18 साल परेशानी अगर रही तो व्यक्ति तो तबाह हो जाएगा। तो अंतरदशा का भी प्रभाव होता है, वो मिला करके देखना होता है। दोनों की ही अपनी अपनी महत्वता है, जिस तरह से दिन की महत्वता है उसी तरह से रात की महत्वता है, तो वैसे ही महादशा की महत्वता है तो अंतरदशा की भी महत्वता है। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका प्रभाव ज्यादा है। हाँ, ये चीज जरूर है कि यदि जन्म कुंडली में कारक ग्रहों की महादशा हो तो कहीं ना कहीं जातक का जीवन आसान हो जाता है, और अकारक ग्रह की अगर महादशा हो तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि सर अगर मेष लग्न की कुंडली में शनि 2nd हाउस में प्लेस्ड हो और जुपिटर 9th हाउस में प्लेस्ड हो और शनि की दशा और जुपिटर की अंतरदशा चल रही हो तो क्या रिजल्ट होगा? षडाष्टक योग है ये, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो आ सकती हैं, परंतु भाग्येश की दशा में लाभेश का अंतर आपको चल रहा है, तो धनागमन की स्थिति तो बनी रहेगी। अगला प्रश्न जो है ऋतिक कुमार राय जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा जन्म 12 बजे हुआ है, कोई ऐप कन्या लग्न शो करता है और किसी ऐप में तुला लग्न शो करता है, ऐसा क्यों? सर मुझे बहुत ईजी से एस्ट्रोलॉजी समझ में आई है। अच्छा, देखिए ये संधि लग्न का समय होता है, तभी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको कन्या लग्न और कुछ तुला लग्न शो करते हैं, लेकिन आपको तुला लग्न का प्रभाव ही मानना चाहिए। तुला लग्न का प्रभाव आपके अंदर ज्यादा आएगा, कारण आने वाली लग्न का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्यादा देखने में मिलता है। अगर फिर नहीं हो रहा है तो चंद्र कुंडली का अध्ययन इस स्थिति में आपके किया जाएगा। फिर भी जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह के सॉफ्टवेयर आपने देखे हैं कि मेरे द्वारा यूज किए जाते हैं, या कुछ अच्छे हाईटेक सॉफ्टवेयर हैं, उसमें देख लीजिए, जो भी होगा प्रभाव उसका ही आएगा। परंतु अगर संधि लग्न है, 29 अंश 50 कला को भी आपका लग्न अगर पार कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तुला लग्न का प्रभाव ही आपको देखने में मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने इस एपिसोड के लिए किए थे और इस एपिसोड में सिलेक्ट हुए थे। और भी प्रश्न जो कि आगे आने वाले एपिसोड्स में
आएंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के आने वाले एपिसोड्स आते हैं उन सभी एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।